ये बेशरम लड़की रात भर मुराद शाह के कमरे में थी। चच्ची पूरे खानदान के सामने चीख चीख कर बता रही थी जो जूबिया की शादी की वजह से घर में जमा थे। फरहीन डरे सहमी रोए जा रही थी जबकि वो मुराद शाह का कमरा साफ करने गई थी और चक्कर आ जाने की वजह से गिरने लगी थी तो इसे मुराद ने अपनी बाहों में थाम लिया था। और जब ही चची जान कमरे में आ गई थी, जुबैदा बेगम ने ये हरकत फरहीन को घर से निकलवाने के लिए की थी। वो इनकी सौतन की बेटी थी जिसे इनकी जेठानी ने पाला था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही थी और वो शुरू से ही इसे नापसंद करती थी। फिजा में दादा जान की गरजदार आवाज गूंजी, फरहीन और मुराद का निकाह अभी होगा। काजी साहब को बुलाओ। तुम्हारे हाथ थक गए हैं या दिल भर गया है काम से? अभी तो सिर्फ आधी हवेली सजी है और तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं। जुबैदा बेगम की खराग आवाज हाल की दीवारों से टकराकर फरहीन के आसाब पर हथौड़े की तरह लगी। फरहीन ने जल्दी से अपने पसीने से शराबोर माथे को दुपट्टे के पल्लू से पोंछा और दबी आवाज में बोली, नहीं चची जान, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सुबह फजर से ही फूलों की मालाएं तैयार कर रही हूँ और अब सुबिया के कमरे की तरतीब भी देखनी है। बस जरा सा सांस लेने बैठी थी। जुबैदा बेगम ने इसे घूरते हुए मेज पर पड़े कीमती गुलदान को झटका दिया और गोया हुई, सांस लेने की फुर्सत तुम्हें तब मिलेगी जब ये शादी खैरियत से हो जाएगी। याद रखना कि तुम इस घर में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मेरे मरहूम जेठ ने तुम्हें यहाँ पाला था, वरना तुम्हारी हैसियत एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं है। फरहीन की आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन इसके जब्त का दामन ना छोड़ा और हिम्मत जमा करके कहा, चची जान, मेरे बाबा ने वसीयत में मेरा जो हक रखा था वो शायद आप भूल रही हैं। मैं यहाँ किसी के एहसान तले नहीं बल्कि अपने घर में हूँ। ये सुनते ही जुबैदा बेगम के चेहरे का रंग गुस्से से तमतमा उठा और इन्होंने आगे बढ़कर फरहीन का बाजू सख्ती से दबोच लिया। बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी। वो कागज का टुकड़ा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारा निकाह होगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि इस हवेली की आधी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए। बेहतर है अपनी औकात में रहो, वरना इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद भी हो सकते हैं। फरहीन ने अपना बाजू छुड़वाया और खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि इसके पीछे जुबैदा बेगम की जहरीली हंसी गूंज रही थी। वो जो इस बात का ऐलान थी कि वो इसे इतनी आसानी से अपना हक नहीं लेने देंगी। इस घर में क्या कोई कायदा कानून बाकी नहीं रहा? यह सब ने नज्म ज़ब्त को खैराबाद कह दिया है। मुराद शाह की बारोब और गरजदार आवाज ने हवेली के पुरसुकून माहौल में इर्तिशार पैदा कर दिया और तमाम मुलाजमीन अपनी जगहों पर साकित हो गए। वो अभी अभी शहर से लौटा था और इसके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि इसे हवेली में बिखरा हुआ सामान और शोरोगुल जरा भी पसंद नहीं आया। अरे मुराद बेटा, तुम आ गए। हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देखो ना, जुबिया की शादी है तो थोड़ी बेतरतीबी तो होनी ही थी। जुबैदा बेगम ने फौरन अपना लहजा बदला और ममता भरी मुस्कुराहट सजा कर इसके पास आई, मगर मुराद की नजरें कहीं और थीं। इसने देखा कि फरहीन भारी भरकम पर्दे उठाए सीढ़ियां पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और इसका पूरा वजूद थकन से चूर है। चची जान, ये क्या तमाशा है? क्या हवेली के मर्द नौकर खत्म हो गए हैं जो एक लड़की को इतने भारी काम सौंपे गए हैं? मुराद ने तल्ख लहजे में पूछा तो जुबैदा बेगम के माथे पर पसीना आ गया। नहीं बेटा, वो फरहीन खुद ही जिद कर रही थी कि वो सब संभाल लेगी। मैंने तो इसे बहुत रोका। मुराद ने एक सर्द निगाह जुबैदा बेगम पर डाली और फिर फरहीन की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा, फरहीन, नीचे उतरो और ये काम किसी मुलाजिम के हवाले करो। मुझे इधर-उधर की बातें पसंद नहीं हैं और आइंदा अगर मैंने तुम्हें इस तरह की मशक्कत करते देखा तो जिम्मेदार इस घर के बड़े होंगे। फरहीन ने डरते हुए इसे देखा और तेजी से सीढ़ी से नीचे उतर आई, लेकिन मुराद की आंखों में मौजूद एक अजीब सी हमदर्दी इसे उलझा गई। मुराद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर इसकी खामोश घबराहट ने पूरे घर पर ये वाज़ेह कर दिया था कि अब यहाँ इसकी मर्ज़ी चलेगी और वो नाइंसाफ़ी को खामोशी से नहीं देखेगा। ओहो! हमारी हवेली की सिंड्रेला तो आज बड़े गुस्से में लग रही हैं। क्या हुआ फरहीन आपी? क्या हिटलर ने फिर से कोई नया हुक्म जारी कर दिया है? जिमी ने किचन में दाखिल होते ही शरारत से कहा और मेज़ पर पड़ा एक सेब उठाकर
करची से काटा। फरहीन जो आटे के पेड़े बना रही थी, जिमी की बात सुनकर अपनी हंसी जब्त ना कर सकी और मुस्कुराकर बोली, जिम्मी, तुम्हें शरारत के सिवा कुछ नहीं सोचता? मुराद भाई ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जिम्मी ने फौरन मुराद की नकल उतारते हुए अपना चेहरा सख्त कर लिया और भारी आवाज में बोला, मैं मुराद शाह हूँ। इस घर में कोई नहीं हंसेगा। सब फाइलें देखेंगे और सिर्फ चाय पियेंगे। अभी इसकी बात पूरी ही हुई थी कि इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और इसने मुड़कर देखा तो मुराद शाह हाथ बांधे वहीं खड़ा इसे घूर रहा था। जिम्मी का सेब हलक में फंस गया और वो हकलाने लगा, वो मुराद भाई, मैं तो बस फरहीन आप ही को डिसिप्लिन सिखा रहा था कि आप कितना ख्याल रखते हैं सबका। मुराद ने एक कदम आगे बढ़ाया और जिम्मी के सर पर हल्की सी चित लगाई। तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है जिम्मी, बेहतर है कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, वरना मैं तुम्हें वापस शहर भेज दूंगा। और फरहीन, मेरे लिए काली चाय बना कर लाओ, लेकिन ख्याल रहे कि चीनी कम हो। फरहीन ने इस बात में सर हिलाया और मुराद के जाने के बाद जिम्मी ने इसे आंख मारी। देखा अभी, भाई के आने से कम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, वरना चच्ची अम्मा ने तो आपको रोने पर मामूर कर रखा था। फरहीन के दिल में पहली बार ये एहसास जागा कि मुराद शाह की सख्ती के पीछे एक ऐसा इंसान छुपा है जो शायद इसका मसीहा बन सकता है। लेकिन वो अब भी इसकी शख्सियत से खौफज़दा थी। देखो बरकत, तुम इस हवेली के सबसे पुराने मुलाजिम हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी वफादारी का हक अदा करो। अगर तुमने जो किया, जो मैं कह रही हूँ, तो तुम्हारी बाकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। जुबैदा बेगम ने हवेली के पिछले हिस्से में बाबा बरकत को एक कोने में घेर रखा था और इनके लहजे में छुपा मकरू फरेब वाज़ेह था। बाबा बरकत ने लरजते हाथों से अपनी पगड़ी संभाली और डरते हुए बोले, बीबी जी, आप ये क्या कह रही हैं? फरहीन बीबी तो मासूम है। इन पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना हम गरीबों को ज़ेब नहीं देता। खुदा से डरें। जुबैदा बेगम ने इनकी बात काटते हुए गुस्से से कहा, ये बातें मुझसे मत करो बरकत। बस इतना याद रखो कि अगर तुमने कल रात फरहीन को किसी बहाने मुराद के कमरे में ना भेजा, तो मैं तुम्हारे बेटे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे जेल भिजवा दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बाबा बरकत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अपनी औलाद की खातिर खामोश हो गए और सर झुका गए। जुबैदा बेगम ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ वहां से रुख पे सफर बांधा और दिल ही दिल में सोचने लगी कि जब कल रात पूरी फैमिली और काजी साहब फरहीन को मुराद के कमरे में देखेंगे तो खानदान की इज्जत बचाने के लिए दादा जान के पास इसे घर से निकालने या बदनाम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारी जायदाद अब मेरी मुट्ठी में है फरहीन, बस एक रात की बात है और फिर तुम इस हवेली से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगी। इन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहका लगाया, जबकि फिजा में एक पुरस्रार खामोशी छा गई थी, जो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा मालूम होती थी। जुबैदा बेगम ने अब अपनी चाल मुकम्मल कर ली थी और वो जानती थी कि मुराद शाह जैसे उसूल पसंद इंसान के किरदार पर जब आँच आएगी, तो वो भी इस लड़की को माफ़ नहीं करेगा। मगर वो ये भूल रही थी कि मुकद्दर का फैसला अक्सर इंसान की सोच के बरअक्स होता है। चाय यहाँ मेज़ पर रख दो और मुझे ये बताओ कि क्या इस हवेली में चीनी खत्म हो गई है या तुम्हें अंदाज़ा नहीं रहा कि मैं कैसी चाय पीता हूँ? मुराद शाह ने अपनी फाइल से नजरें हटाए बगैर निहायत सर्द लहजे में कहा तो फहीम के कदम वहीं रुक गए और इसने लरजते हाथों से ट्रे को मजबूती से थाम लिया। माजरत शाह जी, मैंने तो हसबे मामूल ही बनाई थी, शायद किचन में बहुत ज्यादा रश और शोर की वजह से मुझसे कोई गलती हो गई हो। मैं भी बदल कर लाती हूँ। फरहीन ने दबी आवाज में सफाई देने की कोशिश की, मगर जब वो प्याली के लिए आगे बढ़ी तो मुरहाद की नजर अचानक इसके दाएं हाथ की पुष्ट पर पड़ी, जहां लाल रंग का एक गहरा निशान उभरा हुआ था, जो साफ बता रहा था कि हाथ बुरी तरह जला है। ये क्या है? ये हाथ कैसे जला तुम्हारा? और तुमने अब तक इस पर कुछ लगाया क्यों नहीं? मुराद ने अचानक कुर्सी से उठते हुए इसका कलाई से हाथ पकड़ लिया, जिस पर फरहीन बुरी तरह हड़बड़ाई गई और अपना हाथ छुड़ाने की तकदो करने लगी। कुछ नहीं शाहजी, बस वो किचन में काम करते हुए ज़रा सा गरम तेल गिर गया था। मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें।
फरहीन की आंखों में खौफ और बेबसी के साए देखकर मुराद का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, मगर इसके लहजे की काट बरकरार थी। तेल खुद नहीं गिरता फरहीन, गिराया जाता है, या फिर हद से ज्यादा काम का बोझ इंसान को बदहवास कर देता है। क्या इस घर में कोई और नहीं है जो तुम्हारी मदद करे? फरहीन ने नजरें झुका ली, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इसने जुबैदा बेगम की शिकायत की तो इसकी जिंदगी मजीद अजीरन हो जाएगी। इसीलिए इसने खामोशी को ही आफियत जाना। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है और मुझे खामोशी सख्त नापसंद है। क्या चची जान तुम्हें आराम करने का मौका नहीं देती? फरहीन ने बामुश्किल अपने आंसू रोके और मध्यम लहजे में बोली, वो सब मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं शाहजी, बस शादी की वजह से काम ज़्यादा है। आप चाय पी लें, वरना मैं दूसरी बना लाती हूँ। मुराद ने इसे गौर से देखा और दरवाज़े से एक ट्यूब निकाल कर मेज़ पर पटक दी। ये मरहम अभी लगाओ और कल सुबह तक अगर ये ज़ख्म ठीक ना हुआ, तो याद रखना मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा और फिर तुम्हारी खामोशी भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। अब जाओ यहाँ से। फरहीन वो मरहम उठाकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। जबकि मुराद शाह इसे जाते हुए देखकर ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इस मासूम लड़की के सब्र का पैमाना आखिर कब लबरेज होगा और वो कब तक इन मजालिम को अपनी किस्मत समझकर सहती रहेगी। अरे हवेली की सिंड्रेला, तुम्हारा जूता तो नहीं खोया, लेकिन लगता है तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है। जरा अपनी रंगत तो देखो, जैसे पीलिया हो गया हो। जिमी ने इस सहन में फूलों की सजावट के दरमियान खड़ी फरहीन को छेड़ा, जो दीवार का सहारा लिए बामुश्किल खड़ी थी और इसकी आस्ती आंखें थकन से मूंदी जा रही थी। फरहीन ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई और नहींफ आवाज में जवाब दिया, जिम्मी, तुम भी ना बस हर वक्त मजाक करते रहते हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी नींद की कमी है और कुछ नहीं। जिम्मी ने इसके करीब आकर इसका माथा छुआ और फौरन हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हें तो तेज बुखार है फरहीन आपी, और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। अगर मुराद भाई को पता चल गया ना तो इन्होंने हवेली सर पर उठा लेनी है और सबसे पहले मेरी शामत आएगी कि मैंने तुम्हें काम करने क्यों दिया। इस लम्हे मुराद शाह हाल से गुजरा कि इसके कानों में जिमी की आवाज पड़ी। वो फौरन इनकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ जिमी? ये इतना शोर क्यों मचा रखा है तुमने? और फरहीन का चेहरा इतना जर्द क्यों है? मुराद के सवाल पर फरहीन ने घबराकर अपनी आवाज बहाल करने की कोशिश की, मगर इसे महसूस हुआ कि जमीन इसके पैरों तले से निकल रही है। भाई, फरहीन आपी को बहुत तेज बुखार है और ये मान ही नहीं रही कि इनकी तबीयत खराब है। जिम्मी ने सच उगल दिया, जिस पर मुराद की भवें तन गईं। फरहीन, मैंने तुमसे कल भी कहा था कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, या तुम जानबूझकर मुझे आजमाना चाहती हो? मुराद ने सख्ती से कहा, मगर इसकी आंखों में छुपी फिक्र फरहीन से ढकी छुपी ना थी। शाहजी, मैं बस ये काम खत्म कर लूं फिर आराम करूंगी। जूबिया की मेहंदी है कल और बहुत से काम बाकी हैं। मुराद ने जिम्मी की तरफ देखा और हुक्म सादिर किया, जिम्मी, अभी जाओ और शहर से डॉक्टर को लेकर आओ और फरहीन को कहो कि अभी के अभी अपने कमरे में जाए। अगर एक मिनट भी ये यहाँ मजीद रुकी तो मैं इसे खुद कमरे तक छोड़ कर आऊंगा। फैसला तुम्हारा है। फरहीन, मुराद का लहजा इतना हतमी था कि फरहीन को खामोशी से अपने कमरे की तरफ जाना पड़ा, जबकि जिम्मी हंसते हुए बाहर की तरफ भागा। मुराद शाह वहीं खड़ा इसे दूर तक जाता देखता रहा और इसके दिल में एक अजीब सी तड़प उठी कि इस हवेली में इस लड़की का अपना कोई नहीं है जो इसे एक पल का सुकून दे सके। फरहीन बेटा, क्या तुम जाग रही हो? देखो मुझ पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है और मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। रात के 12 बजे जब पूरी हवेली नींद के आगोश में थी, जुबैदा बेगम ने फरहीन के कमरे का दरवाजा खटखटाया और इनके चेहरे पर झूठी परेशानी के साए लरस रहे थे। फरहीन, जो दवाई के असर से गहरी नींद में थी, हड़बड़ा कर उठी और आंखें मलते हुए पूछा, जी चची जान, खैरियत तो है ना? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? जुबैदा बेगम ने इसके करीब बैठकर इसका हाथ थामा और निहायत लजाजत से बोली, बेटा, वो मुराद शाह अभी शहर से वापस आए हैं और इन्होंने कहा है कि इनकी कुछ बहुत ज़रूरी फाइल्स जो वो गाड़ी में भूल गए थे, वो फ़ौरन इनके कमरे की मेज़ पर पहुंचा दी जाएं, और खुद अभी लॉन में किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं।
और मुलाजिम सब सो चुके हैं। क्या तुम ये फाइल्स वहां रखा होगी? फरहीन ने हिचकिचाते हुए कहा, चची जान, इस वक्त शाजी के कमरे में जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या वो खुद आकर नहीं ले सकते? जुबैदा बेगम ने फौरन अपनी आंखों में मसनूई आंसू लाए और बोली, अरे बेटा, तुम्हें तो पता है वो कितना गुस्से वाला है। अगर इसे पता चला कि मैंने इसे तंग किया है तो वो मेरा जीना हराम कर देगा। बस तुम चुपके से जाओ और मेज पर रखकर वापस आ जाओ। किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम इस बूढ़ी चच्ची के लिए इतना भी नहीं कर सकती? फरहीन इनके बहकावे में आ गई और फाइल पकड़कर मुराद के कमरे की तरफ चल दी, जबकि जुबैदा बेगम के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। इन्होंने फौरन दादा जान और काजी साहब के कमरे का रुख किया, जो सुबह की फ्लाइट के लिए हवेली में ही रुके हुए थे। अब्बा जी, जल्दी उठें। मुझे लगता है हवेली में कोई गैर मर्द घुस आया है। मैंने अभी किसी का साया मुराद के कमरे की तरफ जाते देखा है। जल्दी चलें, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जुबैदा बेगम ने ऐसा शोर मचाया कि पूरे घर की नींद उड़ गई और सब के सब फुरात के कमरे की तरफ दौड़ पड़े, जहां फरहीन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश का शिकार होने वाली थी। फरहीन जैसे ही मुराद के कमरे में दाखिल हुई तो इसे वहां कोई नजर न आया। इसने डरते डरते फाइल मेज पर रखी और जैसे ही मुड़ने लगी तो इसे शदीद चक्कर आया और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक गुसलखाने का दरवाजा खुला और मुराद शाह तौलिए से बाल पोंछता हुआ बाहर निकला। इसे फरहीन को लड़खड़ाते देखा तो तेजी से लपका और इसे जमीन पर गिरने से पहले अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। फरहीन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी हालत इतनी क्यों बिगड़ रही है? मुराद ने इंतहाई फिक्रमंदी से इसे सोफे पर लेटाने की कोशिश की ही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और सामने दादा जान, जुबैदा बेगम, काजी साहब और घर के तमाम अफराद खड़े थे, जिनकी आंखों में हैरत और गुस्सा झलक रहा था। देख लें अब्बा जी, मैं ना कहती थी कि इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। ये रात भर यहाँ मुराद शाह के साथ क्या गुल खिला रही है। जुबैदा बेगम की चीखो पुकार ने पूरे कमरे में एक तूफान खड़ा कर दिया और फरहीन ने जैसे ही होश संभाला तो खुद को मुराद के करीब पाकर इसके पांवों तले से जमीन निकल गई। नहीं दादा जान, मेरा यकीन करें, चची जान ने ही मुझे यहाँ फाइल्स रखने भेजा था। मैं बेकसूर हूँ। फरहीन की दुहाइयां किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि जुबैदा बेगम का ड्रामा बहुत ताकतवर था। दादा जान का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और इन्होंने मुराद की तरफ देखा, जो खामोशी से अपनी कमीज के बटन बंद कर रहा था और इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। मुराद शाह, मैंने तुम्हें इस हवेली का मुहाफिज बनाया था और तुमने इसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला, जिसे मैंने अपनी बेटियों की तरह पाला। दादाजान की आवाज में लर्जिश थी, मगर गुस्सा हद से ज्यादा था। अब्बा जी, अब बातें करने का वक्त गुजर चुका है। काजी साहब यहाँ मौजूद है। इससे पहले कि ये बात हवेली के दरो दीवार से बाहर निकले, इन दोनों का निकाह अभी और इसी वक्त पढ़ा दिया जाए। जुबैदा बेगम का ये जुमला सुनकर फरहीन का दिल जैसे धड़कना भूल गया था और इसने इल्तिजा भरी नजरों से मुराद की तरफ देखा, जो अब भी खामोश था। लेकिन जैसे ही काजी साहब ने निकाहनामा आगे बढ़ाया, मुराद शाह ने कलम उठाया और सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इसकी खामोशी ऐसा फैसले की सूरत में फटने वाली थी जिसका जुबैदा बेगम ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। निकाह के कागजात पर दस्तखत करो मुराद शाह, इससे पहले कि मेरा बचा कुचा सब्र भी जवाब दे जाए और मैं कोई ऐसा कदम उठा लूं जो तुम दोनों के लिए पछतावा बन जाए। दादा जान की गरजदार आवाज कमरे के दरो दीवार से टकराकर फरहीन के दिल में शगाफ डाल रही थी, जो सोफे के कोने में दिखी किसी सहमे हुए परिंदे की तरह कांप रही थी। जुबैदा बेगम ने अपने दुपट्टे से मुंह छुपाकर झूठी सिसकियां लेना शुरू कर दी, ताकि आंख मजीद भड़के। देख लें अब्बा जी, मैं तो कहती थी कि ये लड़की हमारी शराफत का लिबादा तार तार कर देगी। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम बरादरी में? मुराद शाह ने जुबैदा बेगम की तरफ एक ऐसी सर्द और काटदार नजर डाली कि इनके अल्फाज हलक में ही फंस कर रह गए। इस खामोशी से कलम उठाया, एक लम्हे के लिए फरहीन के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा और फिर बगैर किसी हिचकिचाहट के कागज पर अपने दस्तखत सख्त कर दिए।
قبول ہے۔ یہ دو لفظ مراد شاہ کے منہ سے نکلے تو فرحین کو لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی ہو۔ اسے لگ رہا تھا اس کی پاک دامنی کا تماشا بنانے والوں نے آج اسے ایک ایسی قید میں ڈال دیا ہے جہاں اسے روز مرنا ہوگا۔ قاضی صاحب نے نکاح مکمل کیا اور دادا جان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں موندی جیسے ان کے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ آج سے فرحین اس گھر کی بہو ہے زبیدہ۔ اب تمہاری زبان سے ایک لڑکی کے خلاف ایک لفظ بھی نکلا تو یاد رکھنا کہ میں اپنا فیصلہ بدلنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اب سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں۔ زبیدہ بیگم کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا کیونکہ ان کا منصوبہ فرحین کو گھر سے نکالنے کا تھا، اسے مراد شاہ کی بیوی بنانے کا نہیں، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مراد شاہ نے خاموشی سے فرحین کی کلائی تھامے اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ تمہیں کیا لگا فرحین؟ کیا میں ان لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتا یا یہ سوچتا کہ میری اپنی زندگی کا کیا ہوگا؟ مراد نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے نہایت نرمی سے پوچھا، مگر فرحین ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی اور دیوار کا سہارا لیے کھڑی سسکیاں بھر رہی تھی۔ آپ نے یہ کیوں کیا شاہ جی؟ آپ تو جانتے ہیں کہ میں وہاں کیوں آئی تھی۔ آپ کو تو پتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، پھر آپ نے اس جھوٹے رشتے کو قبول کیوں کیا؟ فرحین کی آواز میں کرب اور شکایت تھی جسے سن کر مراد اس کے مزید قریب آ گیا۔ اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرحین ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ مراد شاہ کے کمرے میں آنے والا ہر شخص میری ذمہ داری ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے پتا ہے تم وہاں فائلیں رکھنے آئی تھی کیونکہ چچی جان نے تمہیں بھیجا تھا۔ میں نے بابا برکت کو تمہارے پیچھے آتے دیکھا تھا۔ فرحین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مراد سب کچھ جاننے کے باوجود خاموش رہا۔ اگر آپ سب جانتے تھے تو آپ نے سچ کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے دادا جان کو کیوں نہیں روکا؟ مراد کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اگر میں سچ بتاتا تو دادا جان اس وقت غصے میں کسی کی نہ سنتے اور چچی جان کوئی دوسرا جال بن لیتی۔ تمہیں تحفظ دینے کا واحد راستہ یہی تھا کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لوں تاکہ اس گھر کا کوئی بھی فرد تم پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ فرحین کو پہلی بار اس سخت مزاج انسان کے اندر ایک ہمدرد دل نظر آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جس شخص سے وہ دوڑتی تھی اب وہی آج اس کا واحد مسیحا بن کر سامنے کھڑا تھا۔ مراد نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بالکنی کی طرف چلا گیا تاکہ اسے سنبھلنے کا موقع دے سکے، مگر ان کے درمیان اب ایک ایسا انوکھا رشتہ بن چکا تھا جس کی بنیاد سازش پر تھی، مگر جس کی منازل شاید بہت خوبصورت ہونے والی تھی۔ اگلی صبح حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر ایک عجیب سا تناؤ تھا جہاں زبیدہ بیگم اور ان کی بیٹی زوبیہ خاموشی سے پلیٹیں بجا رہی تھی، جبکہ دادا جان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ فرحین جب مراد شاہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ وہ آج ایک عام لڑکی نہیں بلکہ مراد شاہ کی بیوی اور حویلی کی بڑی بہو بن کر آئی تھی۔ آئیے بھابھی بیگم، ہم تو آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اب تو ہٹلر بھائی کے اوپر آپ کا ہی جادو چلے گا، ہم غریبوں کا کیا ہوگا؟ جمی نے ہمیشہ کی طرح ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور مراد کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ ماری۔ مراد نے اسے گھورا تو جمی نے جلدی سے اپنا منہ بند کر لیا، مگر فرحین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جسے مراد نے نوٹ کر لیا تھا۔ فرحین، میرے برابر میں بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ آج سے اس گھر میں تمہارا مرتبہ وہی ہے جو میرا ہے۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ وہ تمہیں حکم دے سکتا ہے۔ مراد کا یہ جملہ براہ راست زبیدہ بیگم کے لیے تھا جو غصے کے مارے اپنے نوالے بھی نہیں توڑ پا رہی تھی۔ مراد بیٹا، تم اتنے بڑے فیصلے اتنی جلدی کیسے کر لیتے ہو؟ ابھی تو نکاح کی سیاہی بھی نہیں سوکھی اور تم نے اسے اپنے سر پر چڑھا لیا ہے۔ زبیدہ بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا تو مراد نے اپنی چائے کا گھونٹ بھرا اور نہایت سکون سے جواب دیا، چچی جان، میں فیصلے نہیں کرتا، میں تو صرف ان لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلاتا ہوں جو حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ناشتہ کریں کہیں ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ زبیدہ بیگم کو محسوس ہوا کہ مراد اب ان کے لیے ان کے خلاف محاذ کھول چکا ہے اور ان کا جائیداد ہڑپنے کا خواب اب ایک ٹونا خواب بنتا جا رہا ہے، کیونکہ مراد کا یہ بدلا ہوا رویہ ان کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ برکت کاکا،
मैं जानता हूँ कि तुम इस घर के वफादार हो, लेकिन वफादारी और बुज़दिली में एक बारीक सा फ़र्क होता है। आज मुझे तुम्हारी ज़बान से सिर्फ़ और सिर्फ़ सच चाहिए। मुराद शाह अपने स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद के बाबा बरकत के सामने बिठाया, जिसके हाथ-पाँव ठंडे हो रहे थे। शाह जी, मैं तो बस मजबूरी में। मेरा बेटा। बाबा बरकत की आवाज़ तरस रही थी और इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुराद ने इनके कंधों पर हाथ रखा और नरमी से कहा, तुम्हारे बेटे की नौकरी अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस मुझे ये बताओ कि इस रात जुबैदा बेगम ने फरहीन को क्या कहकर मेरे कमरे में भेजा था। बाबा बरकत ने हिम्मत जमा की और सारा सच उगल दिया कि कैसे चची जान ने इन्हें धमकाया और कैसे फरहीन को फाइलें रखने के बहाने जाल में फंसाया गया। मुराद के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर रही, मगर इसने खुद पर काबू पाया और जिम्मी को अंदर बुलाया। जिम्मी, मुझे जुबैदा बेगम के बैंक अकाउंट्स की पिछले 5 साल की तफसीलात चाहिए और साथ ही इन ज़मीनों के कागजात भी देखो जो फरहीन के वालिद ने इसके नाम की थी। मुझे शक है कि वहाँ कुछ बहुत बड़ा छुपा जा रहा है। जिमी जवाब बिल्कुल संजीदा हो चुका था। इसने असबाब में सर हिलाया और काम में जुट गया। मुराद खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और दूर नजर आने वाली फरहीन को देखने लगा, जो में पौधों को पानी दे रही थी। इसे अब एहसास हो रहा था कि जुबैदा की नफरत सिर्फ फरहीन तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो इस पूरे खानदान की जड़ें खोखली कर रही थी। इसी दौरान जिम्मी के लैपटॉप पर एक ऐसी फाइल खुली जिसने इन दोनों के होश उड़ा दिए। भाई, ये देखें, जुबैदा चची ने तो फरहीन आपी के वालिद के दस्तखत तक जालसाजी से बदले हैं और आधी से ज्यादा रकम किसी नामालूम अकाउंट में मुंतकिल की गई है। मुराद की आंखों में इंतकाम की आंख भड़क उठी और इसने मुट्ठियां भींच ली। अभी तो सिर्फ जालसाजी सामने आई है जिमी, आगे देखो ये कितना बड़ा कड़ा खोद चुकी है। लेकिन वो ये भूल गई हैं कि इस घड़े में अब वो खुद गिरेंगी। मुराद शाह जिम्मी के बताए हुए इंकशाफात पर गौर कर ही रहा था कि अचानक हवेली के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी और इसमें से एक पुरस्कार शख्स बरामद हुआ, जिसे देखकर बाबा बरकत के रंग पीले पड़ गए। वो शख्स सीधा मुराद के कमरे की तरफ बढ़ा और एक ऐसा लिफाफा मेज पर रखा जिस पर फरहीन के मरहूम वालिद की मोहर लगी थी। शाह जी, ये वो राज है जो जुबैदा बेगम ने 15 साल से दफन कर रखा था। अगर ये खुल गया तो हवेली का वारिस ही बदल जाएगा। मुराद ने लरजते हाथों से लिफाफा उठाया। क्या इसमें फहीम की जिंदगी का कोई ऐसा सच था जो इसे मुराद से भी दूर कर सकता था? ये पीला लिफाफा आपके पास अब तक क्या कर रहा था? और 15 साल की खामोशी के पीछे कौन सा खौफ या लालच छुपा है? मुराद शाह की आवाज में ऐसी काट थी कि सामने बैठे बूढ़े वकील के हाथ कांपने लगे और इसने अपनी नजरें फर्श पर जमा ली, क्योंकि मुराद की आंखों में मौजूद गुस्सा इसे भस्म कर देने के लिए काफी था। शाहजी, मुझ पर बहुत दबाव था। जुबैदा बेगम ने मेरे इकलौते बेटे को अगवा करने की धमकी दी थी और मैं एक कमजोर बाप था जो अपने जिगर गोशे की खातिर सच्चाई को दफन कर बैठा। लेकिन अब जब मैंने सुना कि आपने फरहीन बीबी को अपना नाम देकर तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो मेरा ज़मीर मुझे कछुआ भरने लगा कि अब सच बोलने का वक़्त आ गया है। मुराद ने लरज़ते हाथों से वो पीला लिफ़ाफ़ा खोला जिसके अंदर फरहीन के मरहूम वालिद की असल वसीयत मौजूद थी, जिसकी हर सतह पर ज़ुबैदा बेगम के मज़ालिम की गवाही दे रही थी। इस वसीयत के मुताबिक फ़रहीन ना सिर्फ इस आधी जायदाद की मालिका थी जिसका ज़िक्र पहले हुआ था, बल्कि इसमें एक ख़ास शिक ये भी थी कि अगर फ़रहीन के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई या इसे घर से बेदख़ल करने की कोशिश की गई, तो विरासती एम्पायर के तमाम कारोबारी इख्तियारात खुद ब खुद फ़रहीन के पास चले जाएंगे और ज़ुबैदा बेगम का ख़ानदान एक पाई का भी हकदार नहीं रहेगा। शाह जी, इसमें सिर्फ जायदाद का जिक्र नहीं बल्कि आपके चचा और चची की इन तमाम साजिशों का कच्चा चिट्ठा है जो उन्होंने 15 साल पहले बुनना शुरू की थी। वकील ने हाँफते हुए मजीद इंकशाफ किया तो मुराद के चेहरे पर एक भयानक सुकून छा गया। जिमी, इस वसीयत की फौरी तौर पर 3 कापियां तैयार करो और असल फाइल को मेरी तिजोरी में रख दो। अभी ये राज किसी पर ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, खास तौर पर फरीद पर भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़ुबैदा चची खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। मुराद की आंखों में अब एक नई चमक थी। वो एक ऐसे मुसन्निफ का रूप धार चुका था जो खामोशी से दुश्मन के गिर्द घेरा तंग कर रहा था
और इसे इस लम्हे का इंतज़ार था जब ज़ुबैदा बेगम अपनी जीत का जश्न मना रही होंगी ताकि इनका ज़वाल सबसे ज़्यादा इब्रतनाक हो सके। शाह जी, आपने अब तक नाश्ता नहीं किया, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाऊं या वही काली चाय चलेगी जिसकी आपको आदत हो चुकी है? फरहीन की दबी दबी आवाज ने मुराद के ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया, जो कमरे की बालकनी में खड़ा इसी वसीयत के बारे में सोच रहा था। मुराद ने मुड़कर देखा तो फरहीन हाथ में तौलिया लिए इसका इंतजार कर रही थी। इसके चेहरे पर अब वो पहले वाला खौफ तो नहीं था, मगर एक अजीब सी बेयकीनी जरूर थी। फरहीन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अब इस हवेली की नौकरानी नहीं हो। मैंने तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम किया है, तो अब तुम्हारा हक ये है कि तुम इस घर पर हुक्म चलाओ, ना कि लोगों से पूछती फिरो। मुराद का लहजा अगरचे सख्त था, मगर इसमें एक अनजानी सी अपनायत छुपी थी, जिसे फरहीन ने पहली बार महसूस किया था। आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती शाहजी। 15 साल से मैंने सिर्फ दूसरों की मर्जी पर जीना और इनकी झिड़कियां सुनना सीखा है। अब आपकी ये अचानक हमदर्दी मुझे थोड़ा डरा देती है कि कहीं ये भी कोई नया ख्वाब न हो। मुराद इसके करीब आया और निहायत नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे फरहीन का पूरा वजूद एक लम्हे के लिए साकत हो गया। तो अब अपनी मर्जी पर जीना सीखो फरहीन। मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। याद रखना कि मुराद शाह जिसका हाथ थाम ले इसे कभी बीच मंझधार में नहीं छोड़ता। फरहीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि एक ऐसे एतबार के थे जो बरसों बाद इसके दिल में पैदा हुआ था। शाह जी, क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ कि आप जैसा इंसान मेरे खातिर पूरे घर से लड़ जाए? मुझे तो लगता है कि मैं आपके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ, जिसे आपने शराफत की खातिर उठा लिया है। फरहीन ने कपकपाती आवाज में कहा तो मुराद के लबों पर एक अधूरी मुस्कुराहट आई। तुम बोझ नहीं हो फरहीन, बल्कि तुम वो सच हो जिसे ये हवेली बरसों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। और अब वक्त आ गया है कि वो ये सच सबके सामने गूंजे। बस थोड़ा सा हौसला रखो। मुराद में इसे हिम्मत थी, मगर वो खुद भी जानता था कि आने वाला तूफान कितना बड़ा है और इसे फरहीन को हर वक्त पर, हर कीमत पर बचाना होगा। तुम्हारी मत मारी गई है जुबैदा। वो वकील हवेली आया था और तुम यहाँ बैठकर हारिम की तैयारियों में लगी हुई हो। अगर मुराद को इस वसीयत का एक लफ्ज भी पता चल गया, तो हम सड़क पर आ जाएंगे। चचा ने पहली बार गुस्से में जुबैदा बेगम का बाजू पकड़कर झिंझोड़ा तो जुबैदा बेगम के माथे पर पसीना आ गया। आप खामोश रहें, वो वकील बुज़दिल है, इसे मैंने इतने पैसे दिए थे कि वो अपनी कब्र तक सच नहीं ले जा सकेगा। और वैसे भी मुराद को क्या पता चलेगा? वो तो बस अपनी अना के खौल में बंद एक मगरूर इंसान है। जुबैदा बेगम ने खुद को तसल्ली देने की, मगर इनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो फौरन अपने कमरे में गईं और वो दराज खोली, जहां इन्होंने 15 साल पुराने कुछ कागजात छुपा कर रखे थे, ताकि बवक्त ज़रूरत इन्हें जला सकें। मगर दराज खाली देख इनकी चीख निकल गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद इन्हें यहाँ रखा था। कोई इन्हें कैसे हाथ लगा सकता है? जुबैदा बेगम की बदहवासी देखकर इनके शौहर के भी हाथ पांव फूल गए। मैंने कहा था ना जुबैदा, कि आंख से मत खेलो। अब मुराद शाह के पास सबूत पहुंच चुके होंगे और वो हमें माफ नहीं करेगा। चचा ने लरसती आवाज में कहा, अगर मुराद को सच पता चल गया तो वो हमें इस हवेली से धक्के देकर निकाल देगा। हमें कुछ करना होगा जुबैदा, इससे पहले कि वो हम पर हमला करे। हमें इस पर कोई ऐसा वार करना होगा कि वो संभल ना सके। जुबैदा बेगम की आंखों में अब भी वही पुराना मकरू फरेब रक्स कर रहा था। इन्होंने अपने शौहर की तरफ देखा और एक गहरा सांस लिया। अगर सच सामने आने ही वाला है तो क्यों ना हम फहीम को ही इस सच के खिलाफ कर दें। मुराद ने इसे जायदाद के बारे में कुछ नहीं बताया। हम इसे कहेंगे कि मुराद ने जायदाद हथियाने के लिए इससे निकाह किया है। जुबैदा बेगम का ये नया मंसूबा पिछले तमाम मंसूबों से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो अब मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानी का बीज बोना चाहती थी। भाई, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। जुबैदा चची ने सिर्फ जायदाद नहीं हड़पी, बल्कि इन्होंने फरहीन आपी के वालिद के इलाज में भी जानबूझकर कोताही की थी, ताकि वो जल्द से जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और वसीयत पर अमल दरामद ना हो सके। जिमी ने लैपटॉप की स्क्रीन मुराद के सामने
कि जहाँ कुछ पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स और ऐसी अदवाइयात के बिल मौजूद थे जो कभी फरहीन के वालिद को दी ही नहीं गई थी। मुराद के चेहरे पर एक भयानक सुकून छा गया। वो अब किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रहा था, जो हवेली के दरो दीवार हिला देने वाला था। कल जुबैदा की रुखसती है जिबी, और मैंने फैसला कर लिया है कि इसी तकरीब में, जब पूरा खानदान और शहर के मौज़िज़ीन जमा होंगे, मैं जुबैदा बेगम की असलियत सबके सामने लाऊंगा, ताकि इन्हें छुपने की कोई जगह भी ना मिले। जिम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा, मुराद भाई, अगर दादा जान को ये सदमा पहुंचा तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मुराद ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, सदमा झूठ से बेहतर है जिमी, और सच ये है कि इस हवेली का हर जरा फरीन के नाम है, और हम सब यहाँ इसके रहम करम पर बैठे हैं, और इस सारी जायदाद की असल मालिक है। इसी दौरान फरहीन के बाहर कमरे के बाहर से गुजर रही थी, और इसने फरहीन के नाम और इस जायदाद की असल मालिक के अल्फाज सुन लिए थे। इसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिरा, और शीशे के टुकड़े पूरे हाल में बिखर गए, जिसकी आवाज सुनकर मुराद और जिम्मी फौरन मुड़े और दरवाजा खोल दिया। फरहीन की आंखों में हजारों सवालात और सदमे की एक लहर थी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसका एतबार एक बार फिर मिट्टी में मिलाया गया हो। क्या ये सच है शाहजी? क्या ये हवेली मेरी है? क्या मेरे बाबा ने मुझे इस जायदाद का वारिस बनाया था, और आप सब ने मुझसे ये सच 15 साल तक छुपाए रखा? क्या आपका निकाह भी इसी जायदाद को बचाने की एक चाल थी? फरहीन की आवाज में कर्ब था, और मुराद की वजाहत सुने बगैर पीछे हटने लगी। मुराद ने इसे संभालने की कोशिश की, मगर फरहीन की नजरों में मौजूद बेएतबारी ने इसे साकत कर दिया था, जबकि दूर खड़ी जुबैदा बेगम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इनकी आखिरी चाल काम कर गई थी। तुम्हारे लिए मैं एक बोझ थी, या इस जायदाद तक पहुंचने की कोई सीढ़ी? शादी, आपने तो कहा था कि आप मेरे मुहाफिज हैं, फिर ये सब क्या है? फरहीन की आवाज में छुपा दुख और कर्ब कमरे के बंद दरवाजे के पीछे से भी साफ सुनाई दे रहा था, जहां वो खुद को मुकफ्फल किए बैठी मुसलसल रो रही थी, जबकि मुराद शाह बाहर खड़ा इसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि इसकी खामोशी के पीछे क्या मसलहत थी। जुबैदा बेगम ने मौका पाते ही आग पर तेल का काम किया और हाल में खड़े खड़े बुलंद आवाज में बोली, ताकि फरहीन के कानों तक इनकी आवाज पहुंच जाए। देख लिया फरहीन, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मुराद शाह इतना सादा नहीं है कि एक यतीम लड़की को अपना नाम दे दे। इसने तो निकाह भी सिर्फ इसने किया ताकि तुम्हारे बाबा की वसीयत पर कब्जा कर सके, और वो कागजात हासिल कर ले जो इसे इस विरासती एम्पायर का असल मालिक बना दें। ये सब एक ड्रामा था जो तुम्हारी जायदाद हड़पने के लिए रचाया गया। मुराद ने गुस्से से मुड़कर जुबैदा बेगम की तरफ देखा। इसकी आंखें शोले बरसा रही थी, और इसने निहायत सर्द लहजे में जवाब दिया, चची जान, अपनी जबान को लगाम दे, क्योंकि अब वो वक्त गुजर चुका है जब आपकी बातों को इस घर में सच माना जाता था। कल की सुबह आपके तमाम गुनाहों का हिसाब लेकर तुलू होगी, और याद रखिएगा, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिर जाता है। अब फैसला वक्त करेगा कि कौन कितना सच्चा है और किसकी नीयत में खोट है। मुराद का ये जुमला जुबैदा बेगम के लिए किसी ताजियाने से कम नहीं था, मगर वो अब भी अपनी जीत के ख्वाब देख रही थी, और इन्हें लग रहा था कि फरहीन और मुराद के दरमियान पैदा होने वाली ये दरार इनके लिए जायदाद के बंद दरवाजे खोल देगी, जबकि फरहीन के दिल में बदगुमानी का बीज पूरी तरह जड़ चुका था, और इसे अपना हर रिश्ता झूठा लग रहा था। हवेली में रोशनियों का हुजूम था, मगर फरहीन का दिल अंधेरे की जद में था। वो लाल जोड़े में किसी मूरत की तरह खामोश बैठी थी, और इसकी नज़र फर्श पर जमी थी, जबकि मुराद शाह मेहमानों के दरमियान घूमते हुए निहायत पुरसुकून नजर आ रहा था, जैसे इसे आने वाले तूफान का पहले से ही अंदाजा हो। ज़ूबिया की रुखसती का वक्त करीब आया तो मुराद ने अचानक स्टेज पर कदम रखा और सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली, जिससे पूरे हाल में एक सन्नाटा छा गया और मौसीकी की आवाज थम गई। आज इस हवेली में सिर्फ मेरी बहन रुखसत नहीं होगी, बल्कि 15 साल से दफन एक काला सच भी इस घर से निकलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि दादा जान और शहर के तमाम मुआजिजीन इस वसीयत के गवाह बने जो मेरे ताया जान ने लिखी थी, और जिसे
साजिशों की नजर कर दिया गया। जुबैदा बेगम के माथे पर पसीना आ गया और इनके शौहर ने घबरा कर इधर उधर देखा कि कहीं भागने का कोई रास्ता मिल जाए, मगर मुराद के इशारे पर बाबा बरकत और वकील साहब सामने आ चुके थे, जिन्होंने 15 साल की खामोशी तोड़ने का फैसला कर लिया था। मुराद ने बुलंद आवाज में कहना शुरू किया कि वो बाबा बरकत हैं, जिन्हें डरा धमका कर फरहीन को बदनाम करने के लिए मेरे कमरे में भेजा गया, ताकि इसे घर से निकाला जा सके, और ये वो असल वसीयत है जिसके मुताबिक फरहीन इस पूरी जायदाद और कारोबार की इकलौती वारिस है, जबकि चची जान ने बरसों तक इसे नौकरानी बनाकर इसका हक मारा और इसकी मासूम होने का फायदा उठाया। पूरे हॉल में एक शोर मच गया था और दादा जान ने लरजते हाथों से वो कागजात पकड़े, जिनमें जुबैदा बेगम की जालसाजी और मुकरू फरेब के निशानात वाजे नजर आ रहे थे, जिसने इस बावकार खानदान की साख को एक पल में मिट्टी में मिला दिया। ये सब झूठ है। मुराद हमें बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि वो जायदाद पर अकेला कब्जा करना चाहता है। अब्बा जी, आप इसकी बातों में ना आए। जुबैदा बेगम ने एक बार चीख कर अपनी सफाई पेश करना चाही, मगर जब मुराद ने वो मेडिकल रिकॉर्ड्स और रिकॉर्डिंग्स चला दी, जिनमें वो बाबा बरकत को धमका रही थी और फरहीन के वालिद को इलाज में कोताही का जिक्र था, तो इनकी जबान गुंग हो गई। दादा जान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और इन्होंने जुबैदा बेगम की तरफ देखकर गरजदार आवाज में कहा, तुमने मेरी ही पोती के साथ ये सब किया जुबैदा। तुमने इस घर की पगड़ी उछाली है और एक यतीम का माल खाकर अपने पेट में आग भरी है। मुराद शाह, अभी पुलिस को बुलाओ, क्योंकि इन मुजरिमों को एक पल भी इस हवेली में रहने का हक नहीं है, जिनकी वजह से आज मेरा सर शर्म से झुक गया है। फरहीन, जो अब तक स्टेज के एक कोने में खड़ी सदमे से ये सब देख रही थी, तेजी से आगे बढ़ी और दादा जान का लरसता हुआ हाथ थाम लिया। नहीं दादा जान, पुलिस को मत बुलाएं। आज सूबिया की रुखसती का दिन है और मैं नहीं चाहती कि किसी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाए या इसकी खुशबू खुशियों पर बुराई का साया पड़े। इन लोगों को यही सजा काफी है कि आज इनका जमीर इनके सामने नंगा हो चुका है और इन्हें रहती जिंदगी तक अपनी ही नजरों में गिर कर जीना होगा, क्योंकि जो दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाता है, आखिरकार इसे इन पर खुद ही चलना पड़ता है, और सब्र करने वालों का बदला अल्लाह खुद देता है, जैसा कि आज इसने मुझे दिया। फरहीन, इसकी इस हिम्मत और इतने बड़े ज़र्फ ने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि मुराद शाह भी इसकी अजमत का कायल हो गया कि जिस लड़की को वो सिर्फ मजलूम समझता था, वो तो सबसे ज्यादा हौसलामंद और माफ करने वाली निकली, जबकि जुबैदा बेगम अपने ही बने हुए जाल में इस तरह फंस चुकी थी कि अब इनके पास माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं बची थी। हवेली की रौनकें अब हकीकी थी, क्योंकि बरसों से जमी हुई झूठ की बर्फ पिघल चुकी थी और बोझल दिल अब साफ हो चुके थे। मुराद शाह लॉन में अकेला खड़ा सितारों को देख रहा था कि फरहीन खामोशी से इसके पास आकर रुक गई, और इसके चेहरे पर अब वो डर नहीं था जो कभी मुराद के साय से भी डरती थी। शाह जी, मैंने आप पर शक किया और आपके खुलूस को लालच समझा। मुझे लगा कि आप भी इन लोगों की जैसे हैं, जो सिर्फ अपने वफाद के लिए रिश्ते बनाते हैं। क्या आप मेरी इस नादानी को माफ कर पाएंगे? फरहीन की आवाज में नदामत थी, जिस पर मुराद ने मुड़कर इसका हाथ थामा और निहायत नरमी से बोला, माफी की जरूरत नहीं है फरहीन, मैं तो बस इस दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम्हारी आंखों में ये एतमाद देख सकूं। याद रखना कि कुछ सच इसलिए छुपाए जाते हैं ताकि दुश्मन को इसकी कमजोरियों के साथ बेनकाब किया जा सके और हकदार को इसका हक मिल सके। अब ये हवेली तुम्हारी है और मैं तुम्हारा सिर्फ एक मुहाफिज रहूंगा।
फरहीन के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई और इसने कहा, मुहाफिज नहीं शाहजी, आप तो मेरे मुकद्दर का वो फैसला हैं जो अल्लाह ने मेरी बेबसी और दुआओं के जवाब में किया था। और अब हम मिलकर इस घर से सियासत और नफरत का खात्मा करेंगे ताकि यहाँ सिर्फ सच्चाई की रोशनी रहे। जिमी ने दूर से ही इनकी तरफ देखकर ताली बजाई और हमेशा की तरह शरारत से बोला, चलो भाई, अब हवेली में सिर्फ मोहब्बत चलेगी और चाय में चीनी भी पूरी होगी, क्योंकि अब शाहजी का नहीं बल्कि भाभी बेगम का राज है। और मैं तो पहले ही कहता था कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है, इसका अपना ही पैर इसमें फिसल जाता है, जैसा कि चची जान के साथ हुआ। सब हंस पड़े और हवेली की दीवारें बरसों बाद एक सच्ची और दायमी खुशियों की गवाह बनी, जहां अब किसी साजिश की जगह नहीं थी, बल्कि सिर्फ एतबार और सुकून का राज था, जिसने फरहीन की उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से गुलजार बना दिया था। खत्म शुद्ध। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।